नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 23 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपने हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपकी राय हमारे बारे में क्या है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। 10 प्रश्न हैं, फैक्ट्स हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें ताकि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे और आपको याद हो जाए चीज़ें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? सूरज कदे मर्दा नहीं, आप देख सकते हैं यह एक पंजाबी लैंग्वेज है। और इसके लेखक कौन है? नीरज अवस्थी, बलदेव सिंह, सुभाष मिश्रा या विक्रम मान। इसके लेखक हैं बलदेव सिंह ने यह किताब लिखी है, सूरज कदे मर्दा नहीं। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये बुक है सूरज कदे मर्दा नहीं, जो लिखा है बलदेव सिंह शौकनामा ने। और यह किस पर आधारित है? उधम सिंह पर। उधम सिंह कौन थे? एक क्रांतिकारी थे, जिनके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम एक एक करके जानते हैं सारे फैक्ट्स। साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं बलदेव सिंह सदाकर्मन। ये कौन है? बलदेव सिंह सदाकर्मन जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के पहलुओं पर वर्णन करती पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं लॉन्च की है। इस पुस्तक को उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020, उधम सिंह की पुण्यतिथि कब है? 31 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक को यूनिस्टाकर्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यूनिस्टाकर्स पब्लिकेशन इसे प्रकाशित कर रही है। कब? 31 जुलाई 2020 को यह किताब लॉन्च होगी। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में कर्नल रेजिनल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी रूप में भी जाना जाता है। किसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी के रूप में जाना जाता है? कर्नल रेजिनल्ड डायर। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। 31 जुलाई 1940 को किसे फांसी दी गई थी? तो उधम सिंह को। किस लिए फांसी दी गई थी? क्योंकि उन्होंने हत्या कर दी थी, माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो कि उधम सिंह कौन थे और उन्हें फांसी क्यों दी गई। इनके नाम पर एक किताब लिखी गई है जिसे बलदेव सिंह सदाकर्मन ने लिखा, और किताब का नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। भारत की साहित्य अकादमी जो है भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। अब हम जानते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। इसका गठन 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं और भारत में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण और समन्वय करना है। साहित्य अकादमी, और यहीं से यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो किसे मिला हुआ है? बलदेव सिंह सदाकर्मन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है? लालजी टंडन का आप सबने नाम सुना होगा, मैंने भी कई बार जिक्र किया है। मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे और इनका परसों ही निधन हो गया। आज 23 तारीख है, 21 तारीख को इनका निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ है? लखनऊ में निधन हो गया है। काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे।
ठीक है, तो ये कहाँ के राज्यपाल थे? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? या मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन। इसके बारे में जानते हैं, ये है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के कारण लखनऊ में निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। यह आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्य सौंपा गया था। तो इनके पास दो स्टेट का राज्यपाल का कार्य था, एक तो यूपी और दूसरा एमपी। लालजी टंडन वर्ष 2018 में बिहार के राज्यपाल बने और वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। वर्ष 2009 में लखनऊ से लालजी टंडन 15वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। लखनऊ में ये 15वीं लोकसभा भी चुने गए थे। लालजी टंडन का जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1935 और इनकी मृत्यु कब हुई? 21 जुलाई 2020। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थक भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली या गुजरात? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। इसके बारे में जानते हैं, आइए। दिल्ली कैबिनेट ने, दिल्ली की सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत, हम जानते हैं पीएम मोदी ने हाल ही में एक राष्ट्र यानी कि वन कंट्री वन राशन कार्ड, ठीक है, ताकि आप कहीं से भी अपने राशन कार्ड के जरिए जो राशन मिलता है गरीब लोगों को, बीपीएल परिवार वालों को, वो जो है किसी भी स्टेट में रहें, कहीं पे भी रहें पूरे भारत में, वो कहीं से भी राशन ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जहाँ पर जिनका घर है या जिस क्षेत्र में, जिस गांव में उनका बना हुआ है, तो अपने गांव के पंचायत के डीलर से ही ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो पूरे भारत के किसी भी डीलर से ले सकते हैं। बस ये है कि उन्हें जानकारी देनी होगी नज़दीकी डीलर से कि अगली बार मैं यहाँ से गेहूँ, आटा, चावल या अपना राशन लूँगा। ठीक है, और इसके तहत दिल्ली की सरकार ने इस योजना की शुरुआत कर दी है और इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के घरों तक गेहूं, आटा, चावल, चीनी से भरे बैग पहुंचाए जाएंगे। इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या किया है अपग्रेड, कि आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। जबकि आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग डीलर के पास जाकर लेते हैं, जबकि दिल्ली की सरकार ने इसे घर घर पहुंचाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार अगले 6 से 7 महीने में इस योजना को पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद जताई है। 6 से 7 महीना में इन्होंने लक्ष्य रखा है कि पूरी तरीके से इसे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत नए अधिनियम को जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे राशन लाभार्थियों को राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण बहुत कुछ नियमों में बदलाव हुआ जा रहा है। भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है, इसलिए जो है ये चीज़ें की जा रही है ताकि वहाँ पर भीड़ ना लगे और उन्हें जो है घर पर ही मिल जाए। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी से हैं। और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी आपसे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासएक्स एक्सरसाइज आयोजित किया है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स एक्सरसाइज
आयोजित की है। पास का फुल फॉर्म होता है पासिंग एक्सरसाइज, पासिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया है, पास एक्स। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज किया है तो ऑप्शन है अमेरिका, रसिया, चीन, ब्रिटेन। तो हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने पास एक्स जो है एक्सरसाइज किया, जिसका पूरा नाम है पासिंग एक्सरसाइज। ये क्यों किया है इसके बारे में भी जानते हैं, इस जहाज के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले फैक्ट्स जानते हैं। एक पासिंग एक्सरसाइज यूएस नेवी से शब्दावली में एक पास एक्स लिखा जाता है। दो नौसेनाओं के बीच किया गया एक अभ्यास है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौसेना युद्ध या मानवीय राहत के समय में संवाद और सहयोग कर सके। एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि कभी कभी भी आपात स्थिति में वो आसानी से एक दूसरे के साथ कार्य कर सकें, जैसे कि युद्ध की स्थिति में या फिर किसी आपदा की स्थिति में एक साथ कार्य करने के लिए ऐसा किया जाता है, एक्सरसाइज करते रहते हैं वो, ठीक है। भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक नौसैनिक जहाज निमित्त, निमित्त क्या है, परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक नौसैनिक जहाज, ठीक है। इसकी खास बात क्या है इस जहाज की, ये एक विमान को ले जाने वाला है, यानी क्या, अपने ऊपर पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है विमानों को ले जा सकता है। और यह सबसे खास बात है कि जो अभी जो एक्सरसाइज हुआ है उसमें यूज किया गया है यूएसएस निमित्त। निमित्त एक जो है बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट जो है नेवी का जहाज है। इसकी खास बात यह है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित है और अमेरिका के जितने भी बेड़े हैं उनमें से सबसे अपर क्लास का है, ठीक है, सबसे उम्दा जहाज़ों में से एक है यह, ठीक है। और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं उन सब में से एक है, ठीक है। तो यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि जो है इन्होंने भारत के साथ जो है एक्सरसाइज किया है, ठीक है, वो भी अपने सबसे बड़े जहाज के साथ, ठीक है। इससे पहले भी भारतीय सेना ने जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में इस तरह की एक्सरसाइज की है, ठीक है। भारत के खिलाफ चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने अपने इस जहाज को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थापित कर किया है, जो कि CG-59, DDG-104, DDG-114 विध्वंसक पोतों के साथ हिंद महासागर में खड़ा है। इसमें जो है विध्वंसक तोपें लगी हुई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, विमान वाहक नौसैनिक जहाज आप कह सकते हैं, और इसका नाम क्या है, निमित्त जी। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और अच्छी बात है कि दो देश अभ्यास कर रहे हैं काफ़ी युद्ध से निपटने के लिए या मानवीय राहत पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। आप जानते हैं जब भी दो कंट्री रहती है तो दोनों कंट्री आपस में क्या करते हैं, बीच में जो रेखा है ये अपने इस जगह पर माइंस बिछा के रखते हैं अपने एरिया में। ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, तो दोनों क्या करते हैं अपने अपने एरिया में माइंस बिछा करके रखते हैं। तो जब भी कोई टैंक वगैरह पास करती है या प्लाटून्स वगैरह पास करती हैं या कार कोई भी, तो वो क्या होता है माइंस के कारण आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये एक सुरक्षा घेरा बना के रखते हैं हर देश वाले। तो क्या है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस सुरक्षा घेरा को तोड़ने के लिए बारूदी सुरंग को हटाने वाले उपकरण की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है, भेल, इसरो, DRDO या BEM। इसका सही जवाब है BEML के साथ समझौता किया ताकि वो ऐसे उपकरण दें जिससे कि बारूदी सुरंग को आसानी से हटाया जा सके, ठीक है। ऐसे टैंक होते हैं जो आगे में बारूदी सुरंग को बारूद बिछे होते हैं उनका रास्ता साफ करते जाते हैं, और ताकि पीछे जो सैनिक है या जो प्लाटून से वो आसानी से आगे जा सके। और जो आगे वाले तोप होते हैं
वो रास्ते को क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, कितने जो है ऐसे माइंस को हटाने वाले उपकरण खरीदने की योजना बनाई है? 1512, और इस पर समझौता भी हो चुका है। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने, अधिग्रहण विंग का क्या मतलब? ऐसी टीम जो चीज़ों को खरीदने का काम करती है, जो सेनाओं के लिए ज़रूरत है वो चीज़ें खरीदती है, चाहे वो हथियार हो या अन्य कोई भी उपकरण हो जो ज़रूरत का साधन हो, वो अधिग्रहण करती है, खरीदती है। तो इस विंग ने क्या किया है? T90S या एस के टैंक के लिए 1512 माइन प्लॉ उपकरणों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML, BEML का फुल फॉर्म क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस माइन प्लाव उपकरण को T90 टैंक पर फिट किया जाएगा और इनका उपयोग बारूदी सुरंग को हटाने एवं नष्ट करने में किया जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 557 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50% स्वदेशी रूप से निर्मित करने के लिए यह अनुबंध किया, यानी कि आप जो भी सामान लगाएंगे 50% स्वदेशी होना चाहिए। ठीक है, कम से कम, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। BEML के अनुसार, BEML का फुल फॉर्म क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अनुसार वह रक्षा मंत्रालय को 2027 तक यह सभी उपकरण मुहैया करवा देंगे। कितने उपकरण? 512 माइन प्लॉ। BEML लिमिटेड पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में है। यह विभिन्न भारी उपकरणों का निर्माण करता है, जैसे कि पृथ्वी के चलने, परिवहन और खनन के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपकरण बनाती है ताकि जो माइंस वगैरह कंपनी हो वो सभी इनसे उपकरण खरीदते हैं। तो उसी के बीच में जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने माइन को ही हटाने के लिए जो है उपकरण खरीदा है और उसे कहाँ लगाएंगे? T90 टैंक के आगे लगाएंगे। ठीक है, कितने का? 557 करोड़ का, टोटल 512 है। और कब तक यह मिल जाएगा? 2027 तक। किस राज्य में भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, वैसी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक से चलती है उन्हें शॉर्ट में ईवी कहा जाता है। यानी क्या? जैसे आपने देखा होगा आजकल तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ गया काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्कूटर और कार वगैरह भी अब आ रही हैं। काफ़ी कंपनियां कार भी बना रही हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं। ठीक है, तो जैसे कि पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही इनके चार्जिंग के लिए क्या होता है? चार्जिंग प्लाजा, या इन्हें आप चार्जिंग स्टेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी कार को लगाकर या मोटरसाइकिल को लगाकर 15-20 मिनट या आधे घंटे में आप उसे चार्ज करते हैं। ठीक है, उसे ही कहा जा रहा है चार्जिंग प्लाजा। तो सबसे पहला जो है सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में सबसे पहला चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, आपको ध्यान रखना आर के सिंह कौन है? केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह। उन्होंने नई दिल्ली के चेम्स फोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। ये देख रहे हैं ऐसे चार्जिंग स्टेशन बने होते हैं और आप अपनी कार में लगाकर उसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस ई मोबिलिटी चार्जिंग प्लाजा को, ई मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवेबल, यानी कि जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है आसानी से, को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत के पहले सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशेषताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने
retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency RAISE को भी लॉन्च किया है। ये क्या है? retrofit ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए घर के अंदर की हवा को साफ किया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। उसका भी उद्घाटन किया इसके साथ साथ रेज का। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सार्वजनिक चार्जिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, इससे पहले जो क्या थे, प्राइवेट थे, लोग अपना प्राइवेट लगाते थे, लेकिन अब क्या है, सार्वजनिक है, कोई भी लगा सकता है। ठीक है, इस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। एक ऐसा एटीएम कार्ड टाइप का लॉन्च किया गया, एक ऐसा कार्ड लॉन्च किया गया है जिसपे कि कोई भी नंबर नहीं होता है। आमतौर पर क्या होता है, किसी भी प्रकार का कार्ड, चाहे वो एटीएम का क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या अन्य कोई भी कार्ड हो, सब पे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, कुछ ना कुछ 12 डिजिट 16 डिजिट के। ठीक है, लेकिन कौन सी एक कंपनी ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसमें कि कोई भी नंबर नहीं है और बिना नंबर के वह काम करता है। और उसके बारे में और भी पॉइंट्स बताऊंगा, तो पहले जान लेते हैं किस कंपनी ने लॉन्च किया है। पेपाल, फेमपे, फोनपे या गूगल पे? इसका सही जवाब है फेमपे ने एक नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। यह पहली बार है, क्योंकि आज तक हमेशा जो है हर कार्ड पर कोई ना कोई नंबर होता है, लेकिन इस कार्ड पर किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यह एक कार्ड है, इसमें आप वाईफाई का साइन देख सकते हैं। यह एक कार्ड है, इस कार्ड की खासियत क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, फेमपे ने किशोरों के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए डिजिटल लेन देन की सुविधा को सेव करने के उद्देश्य से भारत का पहला नंबर रहित कार्ड लॉन्च किया है। छोटे बच्चे जो बाजार जाते हैं, कुछ अपना सामान खरीदते हैं और वो डिजिटल लेन देन करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हर किसी के पास जो है फ़ोन पे, गूगल पे या एटीएम कार्ड, ऐसे कार्ड्स नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने जो क्या किया, एक नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित भी है। ठीक है, फेमपे ने किशोरों के लिए अनूठी नई यूपीआई आईडी के माध्यम से, इसमें जो है एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया यूपीआई आईडी के माध्यम से यूपीआई और P2P लेन देन की अनुमति को आसान करने के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार किशोरों द्वारा इसे भुगतान प्रणाली के उपयोग करने के बाद माता पिता को उनके भौतिक नकद या डेबिट क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा दिलाया जा सकता है। आमतौर पर क्या होता है, गार्जियन अपने बच्चों को कार्ड देते हैं और उन्हें खोने का डर या हैकिंग का डर या और भी परेशानियों का डर रहता है, तो उन चीज़ों से अब वो निश्चिंत हो गए हैं। आपको कार्ड दे दिया गया, उसमें आपके गार्जियन रिचार्ज कर देंगे 2000, 4000, 5000 का, जितनी तक लिमिट अमाउंट वो चाहें। ठीक है, और उसके बाद आप उससे आसानी से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा है और यूपीआई के माध्यम से है, तो आप किसी भी मोबाइल शॉप में आसानी से इसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल लेन देन के को और आसान बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कहाँ किया गया है? ह्यूमन ट्रायल का मतलब होता है पहली बार मानव पर परीक्षण कहाँ किया गया है। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल कहाँ किया गया है? एम्स केरल, एम्स श्रीनगर, एम्स दिल्ली या एम्स पटना में? तो इसका सही जवाब है एम्स पटना में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है भारत में। ठीक है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल एम्स पटना में किया गया। इस ह्यूमन ट्रायल के लिए अस्पताल प्राधिकरण द्वारा 18 स्वयंसेवकों को चुना गया, जिन पर प्रतिदिन वैक्सीन की 15 ml खुराक दी जाती है और खुराक के 2 घंटे तक स्वयंसेवक डॉक्टरों के अवलोकन में रहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 14 दिनों तक इन स्वयंसेवकों पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस टीकाकरण परीक्षण के लिए कुल 12 संस्थानों को चिन्हित किया है,
जिसमें से एम्स पटना एक है। इस टीके का निर्माता भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा कोवैक्सीन नाम से किया गया। किस नाम से किया गया? कोवैक्सीन नाम से किया गया। और कौन सी कंपनी जो निर्माण कर रही है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। और कितने संस्थानों को चिन्हित किया है आईसीएमआर ने? 12 संस्थानों को। और सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल किसने किया है? एम्स पटना ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बिजली लाइनों, ठीक है, आप जानते हैं बड़े बड़े जब बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, क्यों? ताकि बिजली को ट्रांसमिशन किया जा सके तार लगा करके। तो इनकी निगरानी करना बहुत ही कठिन होता है सरकार के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि यह छोटे क्षेत्र में नहीं होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र में होते हैं। तो उसके लिए ड्रोन लगा दिया गया है ताकि जो है आसानी से जो है उन पर निगरानी रखी जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत जो है समस्या को दूर किया जा सके। तो कौन सी सरकार ऐसा करने वाली पहली सरकार बन गई है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या हरियाणा? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा सबसे पहले किया है कि जो है ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी ड्रोन के द्वारा रखेंगे वो। महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड MSETCL, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली लाइनों और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत MSETCL कुल 16 ड्रोन का उपयोग करेगी, जो कि अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेंगे। ये ड्रोन लैस है इनवे अल्ट्रा HD कैमरा से लैस हैं, जो टावरों और उनके घटकों की उच्च रिजोल्यूशन क्लोजअप तस्वीरें, हाई क्वालिटी की तस्वीरें और काफ़ी नज़दीक तक जो है ले सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, और उससे आसानी से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उनके ऑफिस में, जिनको जोनल ऑफिस मुंबई में हेड ऑफिस ड्रोन से मॉनिटर किया जाएगा। हेड ऑफिस, एक ऑफिस भी बना दिया गया है जिसका नाम रखा गया हेड ऑफिस ड्रोन, और वहाँ से यह आसानी से निगरानी कर सकते हैं। तो कौन सी राज्य सरकार सबसे पहली सरकार बन गई है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सबसे पहले यह काम किया है। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक स्थगित कर दिया है? तो यह 2022 तक स्थगित कर दिया है ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और T20 जो है 2020 में कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जिसे कोविड-19 के चलते 2022 तक स्थगित कर दिया है। और फिर अगली बार कब होगा? 2023 में होगा। ठीक है, 22 तक स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद 2023 में फिर होगा। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 पुरुष विश्व कप को कोविड-19 के कारण वर्ष 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ICC बोर्ड ने 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपने निर्धारित समय सीमा फरवरी-मार्च 2023 से बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर 2023 तक करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, ICC के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मनु साहनी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ICC का? दुबई में। ठीक है, तो 2020 में कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब कब तक स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक। और उसके बाद अब कब होगा? 2023 में। इसके अधिकारी कौन है? कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।